आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नाम से कोई टर्म डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्रॉपर्टी होती है किसी सिस्टम की रेदर देन किसी ऑब्जेक्ट की। यानी हम बोलते हैं ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ये है, परंतु किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बोलने की बजाय हमें किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, वो एक सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब बच्चों देखो, इसमें नई नई टर्म आ रही है, मैं एक एक टर्म को आपको क्लियर करूंगा। पहली टर्म पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको मैं क्लियर करूंगा। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का क्या मतलब है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो अपने आप में कोई डिफाइंड है नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, इसको मैं बाकायदा डिटेल में आपको क्लियर करूंगा। तीसरा, मैंने कहा यह प्रॉपर्टी है किसकी? सिस्टम की प्रॉपर्टी है रेदर देन एक ऑब्जेक्ट की। तो सिस्टम क्या है, मैं सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फिर चौथा है ये कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कैलकुलेट करेंगे वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, पर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा ही वर्क डन हो। तो यहाँ दो बातें आती है, क्या फोर्स कंजर्वेटिव के अलावा भी कोई फोर्स होता है? यदि होता है तो वो क्या होते हैं? ज़्यादा डेप्थ में तो हम 11th में पढ़ेंगे, पर अभी 9th के हिसाब से हमें केवल कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन तो देखनी होगी कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की, तो उसमें कंजर्वेटिव फोर्स का क्या अर्थ होता है, ये हम पढ़ेंगे। ये चार चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में वो पोटेंशियल होता है जो उसको मोशन करवा सकता है। जब एक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, जब तो उसके अंदर आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, परंतु जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, वह स्टेशनरी है, तब तक उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है जो उसको मोशन करवा सकता है या मोशन में वो ला सकता है। उस पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसकी सही डेफिनेशन देखिए आप कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह हम सिस्टम शब्द कहाँ में लेंगे? एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन चीज़ें, पोजीशन चेंज होने के कारण, उसकी शेप चेंज होने के कारण, या अपन कह सकते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के कारण। शेप चेंज और कॉन्फ़िगरेशन चेंज लगभग एक ही है। रिलेटिव टू सम जीरो पोजीशन और यूजुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है जहां हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसे कहते हैं जीरो पोजीशन, या उसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब भी हम चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि कहाँ से कहाँ का चेंज, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी टू नेक्स्ट जो अपन आगे पढ़ेंगे, या जो नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बच्चों डिटेल में अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैं एकदम से क्लियर करवा दूंगा। मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये तो ग्राउंड है, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये एच हाइट ऊपर है। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ये मान लीजिए पहले अर्थ पे पड़ा था, हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको ऊपर की ओर शिफ्ट किया, ऊपर की ओर ले गए। जब हम इसको ऊपर की ओर लेके गए तो इस ऑब्जेक्ट का वेट mg अर्थ की ओर, नीचे की ओर काम करने लगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी का उपयोग करते हुए अपनी एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट को दी, अपनी एनर्जी को इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र की, और इस ऑब्जेक्ट को
ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हुए हम इसको h हाइट ऊपर तक ले गए। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर तक ले जाके रखा तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आई। इसमें एनर्जी कहाँ से आई? इसको एनर्जी दी हमने। h हाइट पे जब हमने इसको ऊपर उठाया तो हमने अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर किया। अब जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ h हाइट ऊपर पड़ा है, अब जो ये ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है या इतना पोटेंशियल है कि यह मोशन कर सकता है। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आने लगता है। एक ऑब्जेक्ट बच्चों हमने नीचे की ओर यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट रख रखा है जिसका मास कैपिटल M है। ऊपर से यह ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से नीचे आता है और नीचे आके इस ऑब्जेक्ट के साथ में इस ऑब्जेक्ट को हिट करता है और फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो M है, जिसका मास M है, ये तो स्टेशनरी था। इसके अंदर मोशन कहाँ से आई? इसके अंदर मोशन आई, इसको एनर्जी दी ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है। ये मोशन से आता हुआ इसने अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर किया और ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट h हाइट पे था तो इसके अंदर मोशन करने का पोटेंशियल था। ये एनर्जी कहाँ से आई थी? ये एनर्जी जब हम इसको h हाइट ऊपर लेके गए थे तो हमने अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफ़र की थी, या हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया था और इसको h हाइट पे लाए थे। कहने का मतलब हुआ, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h पे ले जाते हैं, h हाइट ऊपर रखते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। उस एनर्जी के अंदर पोटेंशियल होता है कि वह उससे वर्क करवा सकती है, उसको मोशन में ला सकती है, और इसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब बच्चों, चूंकि हमने जो वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लाने के लिए हमने जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है वो अगेंस्ट दी ग्रेविटी किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर था, mg नीचे की ओर लग रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg नीचे की ओर। ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की ओर डिस्टेंस कवर करता है h। ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर कर रहा है h। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन हो गया mgh, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू इनके बीच में एंगल। तो mg तो हो गया फोर्स, h हो गई हाइट या डिस्प्लेसमेंट, और कॉस ऑफ एंगल कितना है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, यानी ये हो गया माइनस mgh। ये किसके बराबर हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh। बच्चों, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, वो किसके बराबर होती है? माइनस वर्क डन के बराबर होती है। ये एक फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो होती है माइनस वर्क डन के बराबर। इट मीन्स माइनस और ये mgh बराबर mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो गई आपके mgh के बराबर। अब टर्म आता है बच्चों, चेंज इन का क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, हमने ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, पर हमने उसको एज्यूम किया है कि वह जीरो होती है। तब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर चला जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। तो ग्राउंड पे जो है पोटेंशियल एनर्जी तो है जीरो, और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है h। तो जो चेंज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में वो हुआ है mgh माइनस जीरो बराबर mgh। इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ है, इस पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू हाइट के कारण, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट के कारण उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो फॉर्मूला है PE = mgh, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि ये पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि आप जीरो पॉइंट कहाँ मान रहे हो। जीरो पॉइंट का मतलब जीरो पोजीशन किसे मानते हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ मानते हो। यदि आप अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं और अर्थ से कुछ हाइट ऊपर, बच्चों ये जो h हाइट है, ये हाइट रेडियस से बहुत कम है। h हाइट जो है अर्थ की रेडियस से बहुत कम है। जब हम जीरो पोजीशन अर्थ को मानते हैं जहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो h हाइट ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। यदि हम अर्थ के अंदर, यदि मान लीजिए खड्डा खोद लिया आपने गहराई तक, h गहराई अंदर चले गए, तो वहाँ पे जब आप मेजर करोगे डिस्प्लेसमेंट को तो वो नेगेटिव आएगा और ओवरऑल क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। यदि आप रेफरेंस पॉइंट, जैसे ये रेफरेंस पॉइंट, हमने तो अर्थ को जीरो माना है, तो रेफरेंस पॉइंट ही यदि मान लो हम इतना मान लेते हैं कि हम यहीं पे कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर जीरो है, तो अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाती? -mgh हो जाती। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस होगी या माइनस होगी, ये डिपेंड करेगा कि आप जीरो पोजीशन कहाँ मान रहे हो। हम अपने सारे एक्टिविटी में पोटेंशियल एनर्जी को ग्राउंड के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को जीरो मानते हैं, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमेशा mgh आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पे होती है, वो होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = mgh। हम और थोड़ा सा देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे एक मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है ये m, इसको यदि h हाइट ऊपर तक हम ले जाते हैं इसी मास को, तो h हाइट ऊपर तक ले जाने में जो फोर्स काम करता है वो फोर्स होता है mg। हाइट है h, फोर्स लगता है नीचे की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है ऊपर की ओर। डिस्प्लेसमेंट ऊपर का कवर की ओर जो होता है पॉजिटिव, फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है वो है नेगेटिव। तो वर्क डन बराबर होता है, जो भी मैंने आपको बताया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल, तो ये हो गए आपके -mgh, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपके mgh। यहाँ तक अभी हमने स्टडी किया था। अब बच्चों, इस फॉर्मूले को देख के हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। क्या कि नंबर 1 कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h। यानी पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, और हाइट जो है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी एक हैवी ऑब्जेक्ट को यदि ज़्यादा हाइट दी जाए तो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ग्राफ यदि बनाना हो तो ग्राफ यदि एक साइड में हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करते हैं और एक साइड में मास लिखते हैं, तो ग्राफ बच्चों एकदम ये सीधी रेखा आएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के साथ में, कीपिंग g एंड h जो है कांस्टेंट रखते हैं हम। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यदि हाइट में ग्राफ लेना हो तो ये भी एकदम सीधा आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, कीपिंग m एंड g कांस्टेंट। इसी तरीके से g के साथ में भी कर सकते हैं हम कि सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, कीपिंग m एंड h कांस्टेंट। तो बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने क्या बात की थी? नंबर 1 की थी कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कही थी। दूसरी हमने कहा था कि यह सिस्टम की बात है, किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है, किसी ऑब्जेक्ट की नहीं। तो बच्चों देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, और बोल भी यही रहे हैं
इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो किसके कारण लग रहा है? वो लग रहा है अर्थ के कारण। यदि अर्थ नहीं होती तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगता? नहीं लगता। तो यानी केवल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है जिसके कारण हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करने के लिए हमें अर्थ की भी जरूरत पड़ती है। यानी अर्थ और ये ऑब्जेक्ट मिलके एक सिस्टम बना है। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने जो फॉर्मूला निकाला है mgh, ये किसी एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट एंड अर्थ का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना। तीसरी बात हमने कही थी कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, एक शब्द बोला था बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स, कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैंने आपको बताया ना कि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज ओनली। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होंगे उनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है ये m, जिसका मास है, इसको हम एक हाइट h तक ले जाते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब बच्चों यदि इस ऑब्जेक्ट को मैं h/2 हाइट तक तो ले जाता हूँ सीधा ऊपर वर्टिकली, ठीक है। जैसे ये यहाँ A पॉइंट था, A पॉइंट से B पॉइंट तक मैं लेके गया इसको h बाई हाइट तक वर्टिकली अपवर्ड। फिर इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ये h हाइट तक पॉइंट C तक लाता हूँ मैं हॉरिजॉन्टली, यानी अर्थ के पैरेलल, और उसके बाद मैं वापस इसको h/2 हाइट तक ले जाता हूँ D पॉइंट तक वर्टिकली अपवर्ड। A B C D ये इनिशियल पोजीशन थी और ये इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है, ठीक है। शुरुआत में हम सीधा वर्टिकली अपवर्ड h हाइट पे लेके गए थे, ये पाथ नंबर 1। पाथ नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले A से B तक वर्टिकली अपवर्ड ले गए, फिर B से C तक हम जो है हॉरिजॉन्टली ले गए, फिर C से D तक वापस वर्टिकली ले गए, और भी 3-4 रास्ते कैसे भी कर सकते हैं हम। तो अब देखना ये है कि जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टली सीधा वर्टिकली ले जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड हम ऊपर ले जाते हैं h हाइट, जब तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी mgh, परंतु इस सेकंड पाथ में जो पाथ चेंज करते हुए ले जा रहे हैं, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यदि ये पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर ही आती है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और यह कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखिए A से B तक पहले लेके गए, फिर B से C तक लेके गए, फिर C से D तक लेके गए। इनमें कितना वर्क डन किया? वर्क डन फ्रॉम A टू B, फिर वर्क डन फ्रॉम B टू C, और फिर वर्क डन फ्रॉम C टू D। तो A टू B बच्चों वर्क डन किया, कितना किया गया? A टू B वर्क डन कितना हुआ? mg तो फोर्स है, किधर लग रहा है? नीचे की ओर लगता है। mg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं नेगेटिव। अब h हमने मेजर की है ऊपर की ओर, तो ये h/2 ऐसा कर लो, या आप फोर्स को यदि mg लेते हो तो इनके बीच का एंगल लिख लीजिए बाद में, कॉस ऑफ कितना हो गया? कॉस हो गया 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स है नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की ओर, प्लस B टू C
बी टू सी में क्या हुआ, फोर्स तो है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है h इंटू कॉस थीटा। अब देखो फोर्स तो है इस साइड में, ये फोर्स तो है नीचे की साइड में, और डिस्प्लेसमेंट कवर है इस साइड में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, कॉस ऑफ 90 प्लस सी टू डी। वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन का फॉर्मूला तो याद है कि नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। ये हो गया आपके mg मल्टीप्लाइड बाई h/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 180। कितना हो गया, mg h/2 माइनस आ गया 180 का, कॉस 180 माइनस होता है, प्लस कॉस 90 जीरो होता है, ये जीरो हो गया, माइनस mg h/2। टोटल कितना हो गया, mg h/2 और mg h/2 ऐड हो गए, ये हो गया माइनस mg h। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, टोटल वर्क डन जो किया गया किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वो आ गया माइनस mg h। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज का नेगेटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg h। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड सीधा ले गए थे जब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg h थी, और जब उसको दूसरे पाथ से लेके गए तब भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी mg h है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी हाइट से आप उसको किसी भी पाथ से किसी हाइट पे ले जाओ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। एक एग्जाम्पल बच्चों हम और लेते हैं कि एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कोई मास है m और किसी दीवार से इसको हमने एक स्प्रिंग से ऐसे बांध दिया है। अब इसके ऊपर ये जब दीवार पर बांध दिया है, ये इसकी जो पोजीशन है ये इसकी यूजुअल पोजीशन है, इसे यूजुअल पोजीशन कहिए या इसे कहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कहिए। इसका मतलब इसके ऊपर अभी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है और यह रेस्ट में है। जैसे इसको छोड़ा है, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, मास पड़ा है, इसके अटैच किया हुआ मास भी अपने रेस्ट में है, कोई इसके अंदर कहीं कोई मोशन कुछ भी नहीं है। अब इसके ऊपर अपने बच्चों फोर्स लगाते हैं F। फोर्स लगा के इसको हम करते हैं, स्प्रिंग को करते हैं कंप्रेस। स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो क्या हुआ, ये मास जो यहाँ था ये मास थोड़ा आगे आ गया, स्प्रिंग हो गई कंप्रेस। इस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मान लीजिए x हुआ, ठीक है बच्चों। अब स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो बराबर होता है माइनस kx। ये एक फॉर्मूला है, इसकी डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे। स्प्रिंग फोर्स माइनस kx होता है। अब वर्क डन किसके बराबर हुआ, वर्क डन बराबर हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी माइनस kx इंटू डिस्प्लेसमेंट x बराबर माइनस kx स्क्वायर। बच्चों जब इस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्रेस किया, जब इस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्रेस किया, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुई। जब हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेशन के बाद वापस छोड़ते हैं तो क्या होता है कि यह ऑब्जेक्ट वापस इस दिशा में अपनी पुरानी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी या यूजुअल पोजीशन थी उसकी ओर ऑटोमेटिकली आने लग जाता है। वो ऑटोमेटिकली कैसे आने लग गया, उसमें एनर्जी कहाँ से आई, तो उसमें एनर्जी कब आई कि जब हमने उसको कंप्रेस किया था तो हमने अपनी एनर्जी स्प्रिंग को ट्रांसफ़र कर दी थी और वह एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड हो गई थी। और जब बाहर से हमने अप्लाइड फोर्स को हटाया तो वह स्प्रिंग अपने उस स्टोर्ड एनर्जी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट जो ये मास है, इस मास को मोशन में लाती है और मास को वापस जो है इसकी यूजुअल पोजीशन की ओर भेजती है। तो स्प्रिंग में जो ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण आती है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई थी, स्प्रिंग की कंप्रेस हो गई। यही यदि स्प्रिंग को हम खींच के एलोंगेट करते तो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती और उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर होती। तो स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक एग्जांपल बच्चों, जैसे अभी ये हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो ये वर्क डन किसके बराबर हुआ? -kx²। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस वर्क डन के। ये हो गया आपके kx²। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है kx² और ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। एक एग्जांपल बच्चों और ले लीजिए, जैसे ये बो और एरो का, बो एंड एरो सिस्टम, धनुष और तीर और धनुष का देखिए क्या होता है। ये आपके एक मान लीजिए धनुष है और इस धनुष की जो स्ट्रिंग है इसको यदि मैं खींच लेता हूँ, ये इस तरीके से खींच लेता हूँ तो क्या हुआ? अब यहाँ पे यदि मैं कोई तीर लगाता हूँ, एक एरो लगाता हूँ तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा इस पॉइंट से जहाँ से मैंने एरो को और इस बो की स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है, छोड़ूंगा तो ये एरो आगे चला जाएगा, यानी एरो मोशन में आ जाएगा। तो इस एरो में मोशन कहाँ से आई? इस बो की जो ये स्ट्रिंग थी, जो बो से अटैच हुई हुई है, ये पूरा सिस्टम पूरा बो है, स्ट्रिंग एंड आगे का ये पूरा वुडन पार्ट, इस बो के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हुई ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, या इसकी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, यूजुअल पोजीशन ये थी, और ये इसकी स्ट्रेच्ड पोजीशन है। इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है और वो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हाइट पे ले जाते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और किसी की शेप या कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो मैंने सारी बातें आपको बताई। और यूँ एग्जाम्पल्स आप और लेना चाहो तो ले लीजिए। डैम के अंदर जब पानी स्टोर किया जाता है तो उस पानी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और बाद में पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको किसी एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वह मोशन कर सकता है। ये सारे एग्जाम्पल्स पोटेंशियल एनर्जी के हैं। तो आपको मैंने बहुत ही डेप्थ में इसको समझाया। यही टॉपिक आपके 11th में भी है, परंतु कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। थैंक यू।